यूएस में एक अनस्टेबिलिटी हमको बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रही है और राइजिंग फियर ऑफ वर्सनिंग बैंकिंग सेक्टर की वाकई में यूएस के अंदर हालत खराब है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, बहुत टाइम से पिछले 3 महीनों से हम लोग परेशान थे, सारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हों। मार्केट जूझ रहा था एक बार बार डाउनफॉल से, बार बार हम नीचे की तरफ जाते थे। अब लास्ट वीक से या इस मंथ के शुरू से हमको एक साइन मिलने शुरू हुए कि मार्केट में अब रिबाउंड शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये जो रिबाउंड के साइन हमको मिलने शुरू हुए, मार्केट धीरे धीरे पिछले महीने हमने देखा लगातार एक अच्छी तेजी में मार्केट ने करीब 17,300 के लेवल से वापस 18,200 तक के लेवल्स को टच किया। और अब हमारी पूरी उम्मीद है कि हम 18,800 के जो ऑल टाइम हाई के लेवल्स हैं उनको बाजार को कटते हुए देखें। सबकी दिल की तमन्ना है, मुझे पता है दोस्तों, और मेरी भी पूरी उम्मीद है कि इस बार 18,800 को हम काट के रहेंगे। लेकिन बहुत सारी मार्केट के पास चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को मार्केट कैसे बीट करेगा ये देखने की बात है। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीक देखा मार्केट में एक अच्छी तेजी बनी और शायद ये लगने लग गया था कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो स्वॉलन अप हो चुके हैं, इससे ज़्यादा और अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी थोड़े से कुछ बाकी हैं काम होने, तो अभी पता लगा कि भाई एक 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ा देते हैं। तो फेड ने इस वीक 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया और साथ में एक छोटा सा नेगेटिव चीज़ और छोड़ दी कि हम 25 बेसिस पॉइंट की जगह अभी और रखते हैं। तो मोटे तौर पर इस समय हम इन्फ्लेशन के बिल्कुल टॉप पर हैं और तब भी डिमांड ख़त्म नहीं हो रही है। और इसी वजह से फेड ने 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ाए हैं और इशारा किया है कि हम 25 बेसिस पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली लगातार ये जो इंटरेस्ट रेट अभी तक बढ़ रहा है, जो हमको लगने लग गया था कि अब शायद रुक जाएगा पिछले महीने तक, अगर ये ऐसे ही बढ़ा तो शायद कहीं ना कहीं हम दोबारा से रिसेशन की तरफ ना जाएं। हालांकि रिसेशन का खतरा अभी भी टला नहीं है और अगर रिसेशन का खतरा बढ़ता है तो सीधा उसका इफेक्ट आता है क्रूड पर, जो हमको देखने को मिला। कल क्रूड करीब 9% लुढ़क के बंद हुआ। अब क्रूड नीचे आने से इंडिया जैसे कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, 80% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्रूड के ऊपर निर्भर हैं और उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो शायद इसी होप में कि अब हम इंटरेस्ट रेट के एकदम हायर पीक के ऊपर हैं और अब शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, यही सोचते हुए मार्केट के अंदर एक अच्छी तेज़ी बनी। पिछले महीने हमने देखा करीब 17,100 से लेके 18,300 तक के लेवल्स हमने टच किए और कल जब दोबारा ये लगा कि भैया इंटरेस्ट रेट जो है वो दोबारा से बढ़ रहे हैं और 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए जाएंगे, बढ़ा दिए गए इनफैक्ट, और उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट और भी बढ़ सकते हैं नेक्स्ट उसमें, तो एक बाजार ने वापस एक यू टर्न लिया और मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आई, जो करीब 18,100 के आसपास निफ्टी बंद हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ मार्केट के अंदर है। इंडिया के हिसाब से अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, अभी भी हम बहुत ही अच्छे सिनेरियो के ऊपर बैठे हुए हैं और ओवरऑल हमारे मार्केट्स बाकी मार्केट्स के मुकाबले बहुत ही बेटर हैं। तो फाइनली जो निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है वो बंद हुआ है 18,067, करीब 70 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ। क्रूड बंद हुआ है 5690, करीब 462 पॉइंट लुढ़क के बंद हुआ। 9% क्रूड गिर गया। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेशन के डर से जैसे ही हमको लगा फेड ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है और उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट और भी बढ़ सकते हैं, तो उसके बाद क्रूड में एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली। और उसके बाद गोल्ड करीब 60,600 के करीब 700 पॉइंट ऊपर। हम समझते हैं जब भी कोई
इस तरह का खतरा आता है तो गोल्ड में लोग जो है वो सेफ हेवन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और गोल्ड ने बहुत एक अच्छी छलांग लगाई, क्योंकि शायद लोगों को लगा कि इक्विटी मार्केट अभी रिस्की है, अभी ये इतना बढ़ रहा है, शायद वापस नीचे ना आ जाए, लेकिन गोल्ड जो है वो सेफ हेवन के तौर पे रहा और करीब 700 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। अगर मैं लास्ट वीक की एनालिसिस की बात करूं तो हम डेली, वीकली और मंथली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर निफ्टी के ऊपर बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर और देखते हैं कि निफ्टी में हम कितने सही रहे। तो दोस्तों ये मैंने लगा दिया निफ्टी का डेली चार्ट। मंडे की हमारी छुट्टी थी, ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे, ये 4 कैंडल्स हमारी लास्ट वीक की। हमारे पास जो सपोर्ट थे पिछले हफ्ते के 17,427, 17,707 और 17,950, ये 3 सपोर्ट मैंने आपको लिखवाए थे। मार्केट जो है वो यहाँ पर ओपन हुई गैप अप ओपनिंग ट्यूसडे को ग्रीन कैंडल के साथ, वेडनेसडे को मार्केट रेड कैंडल के साथ बंद हुई, लेकिन हमारे सपोर्ट लाइन के ऊपर ही थी। थर्सडे को एक अच्छी छलांग लगी फिर से और मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल के साथ बंद किया, और वापस फ्राइडे को मार्केट एक रेड कैंडल के साथ बंद हुई और ओवरऑल करीब 50-60 पॉइंट मार्केट पूरे हफ्ते में गिर के बंद हुई, लेकिन हमारे लेवल्स के ऊपर ही रही 17,950। तो अभी तक कोई बड़ा खतरा मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो यूएस से खबरें आ रही हैं, यूएस में एक अनस्टेबिलिटी हमको बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रही है। लगातार वहाँ पर कई बैंक जो हैं वो लुढ़क चुके हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, और शायद ये डर एक ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में आता है, क्योंकि यूएस का डर जो है वो पूरे वर्ल्ड में जाता है, तो उसका असर हमको दिखता है। लेकिन मुझे नहीं लगता अब इंडियन इकोनॉमी बाकी यूएस की इकोनॉमी के साथ जुड़ी तो हुई है, लेकिन हाँ, हम बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। तो दोस्तों ओवरऑल हम इस समय इंडियन मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में चल रही है और एक अच्छी डिमांड हमको दिख रही है सारे सेक्टर्स में एक्सेप्ट आईटी। अगर मैं आईटी की बात करता हूँ, आईटी में शायद बहुत ज़्यादा डिमांड पहले आ चुकी है, लोग काफ़ी माल ले चुके हैं, बहुत सारे लोग इसमें अभी रुके हुए हैं, तो शायद उसके अंदर अभी मूवमेंट नहीं बन रही है। लेकिन जो बाकी के सेक्टर्स हैं उनके अंदर हमको एक अच्छी बाउंस बैक देखने को मिला है, और कोई बड़ी बात नहीं, ये आगे भी कंटिन्यू हो। तो ओवरऑल मार्केट हमारे तीनों लेवल्स के ऊपर ही बंद हुई एक पॉजिटिव ट्रेंड में। मैं न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं तो इन्फ्लेशन हमको अब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ रहा है, हम टॉप लेवल्स के ऊपर हैं। रेट हाइक्स जो हैं वो स्वॉलन अप हो चुके हैं, अभी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं, हो सकता है 54 और बढ़ा दी जाए, लेकिन मुझको लगता है कि अब ये काफ़ी कुछ बिल्कुल टॉप लेवल्स के ऊपर हैं। और अगर मैं नेगेटिव न्यूज़ की बात करूं तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए गए हैं और 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ाने की संभावना है। दोस्तों ये बिल्कुल मानने की बात है कि इस समय जो इकोनॉमी की हालत है, यूएस इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, जो उसकी इकोनॉमी से, यूएस की इकोनॉमी से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट करता है, इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहेगा। तो वहाँ की अगर मैं बात करूं तो बहुत क्लियर सिग्नल्स वहाँ से आ रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का फियर जो है वहाँ बना हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एकदम टॉप के ऊपर हैं, करीब 25 बेसिस पॉइंट से करीब 0.25% से 5.5% तक अब इंटरेस्ट रेट जा चुके हैं, और रिसेशन का फियर जो है वो लगातार बना हुआ है, रिसेशन और स्लो डाउन। और यूएस अगर अफेक्ट होता है तो इंडिया उससे अछूता नहीं रहेगा। और राइजिंग फियर ऑफ वर्सनिंग बैंकिंग सेक्टर की वाकई में यूएस के अंदर हालत खराब है। हालांकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम अभी भी बहुत रोबस्ट है, लेकिन हाँ, जब हम यूएस की बात करते हैं, यूएस से पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होता है, तो हाँ, इंडिया भी अछूता नहीं रहेगा। केवल अछूता नहीं रहेगा वो बात है, लेकिन ऐसा नहीं, हमारी इकोनॉमी कंपेयर टू यूएस बहुत स्ट्रांग है। हमारा बैंकिंग सिस्टम
कंपेयर टू यूएस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स के ऊपर है। और शायद अभी हम यही देख रहे हैं कि हमारा जो बैंकिंग इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट टॉप लेवल्स के आसपास आ चुका है, और हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि हम काट भी चुके हों। तो ओवरऑल हम एक अच्छी सिचुएशन के ऊपर आए हुए हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है इस समय मार्केट के ऊपर। संभल के ट्रेड करें और अच्छे ट्रेड करें। रही बात क्रूड की, क्रूड में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, 10% की गिरावट क्रूड में देखने को मिली है। तो वो सेक्टर चूज करिए, उन सेक्टर के स्टॉक्स चूज करिए। यूडीटीएस वीएसएम की हेल्प लीजिए, वो आपको बताएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स के हम बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स जो हैं वो देख सकते हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। अब अगर क्रूड बहुत ज़्यादा गिरता है तो हमको पता है कि 3 बड़े सेक्टर से इसको बहुत फ़ायदा मिलता है, और वो 3 बड़े सेक्टर क्या हैं? एयरलाइन इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्री, टायर मैन्युफैक्चरिंग। ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिससे अगर क्रूड ऑयल गिरता है तो एक बड़ा फ़ायदा इन तीनों इंडस्ट्री को मिलता है। तो इनके इंडस्ट्रीज को खोलिए, इनके वीएसएम पे जाइए, इसमें देखें कौन कौन से स्टॉक्स के बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं और उनको स्टडी करिए। मैं आ गया हूँ फोर्थ कमिंग इवेंट के ऊपर। मंडे हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को हमारे यहाँ सीपीआई और आईआईपी के नंबर्स आएंगे, वहाँ हमारा ध्यान रहेगा। इसके अलावा वेडनेसडे को सीपीआई के नंबर्स आएंगे यूएसए में, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर और पीपीआई नंबर्स आएंगे थर्सडे को। तो ये कुछ डेटा है जो हमको नेक्स्ट वीक ध्यान रखना है, इनके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं तो हमारा जो ध्यान है वो पॉजिटिव ही है। अगर मैं न्यूज़ और डेटा एनालिसिस को देखूं तो हिंदुस्तान की दृष्टि से हम एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा टेक्निकल आउटलुक के लिए यूडीटीएस मॉनिटर पर। दोस्तों मैं आ गया हूं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर, और यूडीटीएस का जो डंडी है या जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर है, ये हमको दिखा रहा है बुलिश जोन। अब हम बुलिश जोन में हैं। तो दोस्तों अब ये तो क्लियर हो गया कि निफ्टी जो है वो अब मंथ के ऊपर भी बुलिश है, वीक के ऊपर भी बुलिश है, और शायद डे के ऊपर बुलिश नहीं होगा, इसीलिए वो थोड़ा सा उठा हुआ है। अगर डे के ऊपर भी बुलिश होता लास्ट वीक की तरह तो शायद हम यहां पर होते। लेकिन ओवरऑल निफ्टी अब एक वापस बुल ट्रेंड में आ चुका है। तो चलें जरा देखें कौन कौन से सेक्टोरल एनालिसिस को देखते हैं जरा एक बार। तो यूडीटीएस मॉनिटर के हिसाब से कौन कौन से सेक्टर्स इस समय लाइमलाइट में हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत तगड़ी डिमांड बनी हुई है, वो हैं ऑटो एंसिलरी नंबर 1 के ऊपर, और उसके बाद सेकंड नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग नोट कर सकते हैं, और उसके बाद कैपिटल गुड्स, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसके बाद केमिकल्स। तो बहुत सारे बड़े सेक्टर्स इस समय हमारे एक अच्छे बाइंग रडार में आ चुके हैं। और अगर मैं लास्ट में देखूं कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी मार्केट बढ़ने के बाद भी जिसके अंदर डिमांड नहीं है, तो वो है एंटरटेनमेंट। अभी एंटरटेनमेंट में लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं है। उसके बाद अगर मैं बड़े सेक्टर्स की बात करूं, कोई बात नहीं, छोटे तो बहुत सारे हैं। अगर मैं बड़े सेक्टर्स की बात करूं तो बड़े सेक्टर में मेटल अभी बहुत ज़्यादा नहीं चला है, रिटेल बहुत ज़्यादा नहीं चला है, एफएमसीजी में भी अभी बहुत ज़्यादा चाल नहीं है, स्टील सेक्टर ठीक ठाक है, सही, स्टील सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस समय मोटे तौर पर कोई बड़ा सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई हमको दिखती है। तो ओवरऑल सभी सेक्टर के अंदर एक अच्छी डिमांड, और जो टॉप सेक्टर्स हैं वो मैंने आपको अभी अभी लिखवाए हैं। फटाफट नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 18,117 रुपये 30 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,707 रुपये 55 पैसे, और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है इसका 17,427 रुपये 95 पैसे। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 43,110 रुपये 65 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है
469.95 और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 40,695.80। तो बेसिकली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही मंथली और वीकली लेवल सपोर्ट्स के ऊपर हैं, बुलिश हैं, केवल डेली सपोर्ट्स के ऊपर नीचे आए हुए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट डे फ्राइडे को एक अच्छी बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिली है। और ये गिरावट ज़रूर आई है, हालांकि जो इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़े और उसके बाद आगे ये भी आया कि 25 बेसिस पॉइंट अगली फेड मीटिंग में और बढ़ाए जा सकते हैं, तो शायद कुछ ऐसा डर आने लग गया मार्केट में कि हम वापस रिसेशन की तरफ ना चले जाएं, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, डिमांड मार्केट में ख़त्म हो जाएगी और कहीं फिर से रिसेशन ना चालू हो जाए। तो ये एक डर मार्केट के अंदर था, जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट हमको फ्राइडे को देखने को मिली। लेकिन ये बड़ी गिरावट ज़रूर है, लेकिन मैं अभी इसको गिरावट नहीं मानूंगा, क्योंकि ओवरऑल हम एक अच्छे लेवल्स के ऊपर हैं, मार्केट अच्छे लेवल्स के ऊपर है, तो ओवरऑल मार्केट बुलिश जोन में ही है। तो फाइनली चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है और मार्केट का क्या रुख रहेगा। तो चलिए, मंथ का हमने रेजिस्टेंस बताया, मंथली रेजिस्टेंस 17,427 रुपये 95 पैसे, वीकली रेजिस्टेंस 17,707 रुपये और डे के ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है 18,117 और हम बंद हुए हैं 18,070 के ऊपर। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर ध्यान रखें, 18,117 के ऊपर अगर हम रहते हैं तो आप निफ्टी के अंदर बाइंग पोजीशंस रख सकते हैं और इंट्राडे का स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो रखें। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 17,707। 17,707 के नीचे पोजीशंस नहीं रखनी है और फाइनल लेवल लॉन्ग पोजिशनल वालों के लिए 17,427 रुपये 95 पैसे। तो फाइनल लेवल 17,427, 427 के 17,427 के अगर नीचे मार्केट रहता है तो बिल्कुल कॉशियस रहें, किसी किस्म की कोई नई बाइंग इनिशिएट ना करें। और हाँ, 18,117 के ऊपर मार्केट रहता है तो कोई डर मार्केट में नहीं रहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नीचे सपोर्ट्स हैं। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश है और जो भी आप लोग ट्रेड बनाएं, जो भी आप लोग बास्केट्स बनाएं, वो बुलिश बास्केट्स बनाएं या फिर न्यूट्रल बास्केट बनाएं, जैसे हमने आपको यूनिटीएस में सिखाया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और जो आपको और कुछ सीखना है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। कोशिश करेंगे आपके लिए जो है वो वीडियोस आपकी ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.